कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मोहित विचल तिवारी। और लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वहां पे फिलोसोफर्स ने इन्फ्लुएंस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ठीक है, तो बेटा उसके आगे आज मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि कोर्स थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो जाएँ, आपके एक स्कूल खुल जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि जब हमने देखा कि फ़िलासफ़र्स ने इन्फ्लुएंस किया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे एक और चीज़ हुई और चीज़ ये हुई कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे, इसके अलावा जो मोनार्कियल रूल था वहाँ पे, यानी कि जो राजा था वहाँ का, उसने देखा कि भाई इकोनॉमी तो डाउन जा रही है। आपको याद होगा ब्रेड के प्राइसेस वगैरह बढ़ गए थे, तो हम क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। तो द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट फेल्ट द नीड टू इंक्रीज द टैक्स ड्यू टू स्लो इकोनॉमी। अब पहला और दूसरा स्टेट बस फील कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा, मोनार्की का होगा, यानी कि राजा का होगा। तो तीनों ने आपस में बातचीत की और बोला कि भाई हमें अब क्या करना चाहिए, टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। तो इन्होंने इनको ज़रूरत महसूस हुई, फेल्ट द नीड टू इंक्रीज द टैक्स ड्यू टू स्लो इकोनॉमी। होता क्या है, अब इस टैक्स को बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसमें हर स्टेट के लोग रहते थे। कितने स्टेट थे, 3 स्टेट थे ना। तो स्टेट जनरल मीटिंग वाज कॉल्ड। अब ये मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई और इसके पहले 1789 के पहले ये मीटिंग आखिरी बार बुलाई गई थी 1614 में। ठीक है, तो 1789 में मीटिंग बुलाने से ठीक पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी 1614 में। यानी कि ये टैक्स कब बढ़ा था, 1614 में, और उसके बाद टैक्स कब बढ़ रहा है, 1789 में। चलिए, अब स्टेट जनरल की मीटिंग होगी तो मैंने बताया कि तीनों क्लास के लीडर आएंगे। अब तीनों क्लास कौन कौन से थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्लास के 300 मेंबर, सेकंड क्लास के 300 मेंबर और थर्ड क्लास के 600 मेंबर, है ना। तो जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई तो भाई ये पहली क्लास और दूसरी क्लास वाले तो आगे जाके बैठ गए और ये थर्ड क्लास वाले सारे जो पूरे 600 मेंबर हैं ये पीछे खड़े थे। ठीक है, अब थर्ड स्टेट वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी, क्योंकि ना ही इनके पास ज़मीनें थी और ना ही बहुत दौलत थी, ना पैसा रुपया बहुत ज़्यादा नहीं था ना इनके पास। तो इन्होंने 40,000 वर्ड में अपनी डिमांड लिख रखी थी। ठीक है, तो डिमांड्स इन 40,000 वर्ड्स की हम यहाँ पे अपनी डिमांड की बात करेंगे। चलो, मीटिंग तो स्टेट जनरल की है बट हम अपनी डिमांड भी रखेंगे। लेकिन इनकी डिमांड को क्या सुना गया, देखते हैं आगे। अब एक और बात आपको बताऊं, उस वक्त जो वोटिंग का सिस्टम होता था वो 1 स्टेट 1 वोट का होता था। जैसे कि 3 स्टेट है यहाँ पे, आप लोगों ने आपस में कभी खेला होगा ना कि भाई चोर कौन बनेगा। तो एक आदमी हाथ, मान लो 3 दोस्त हैं, राहुल, रवि और राकेश। तो राहुल ने हाथ उठाया कि राकेश बनेगा, रवि ने भी हाथ उठाया कि राकेश बनेगा। तो अकेला राकेश कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट का ये जो स्टेट जनरल मीटिंग होता था, इसमें वोटिंग करके फैसला लिया जाता था कि टैक्स बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो पहले और दूसरे स्टेट अगर बोल देंगे कि टैक्स बढ़ना है तो थर्ड स्टेट अकेला कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो बेटा जी ठीक इसी सिस्टम को बदलने के लिए देखिए यहाँ थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 मेंबर 1 वोट इंस्टीड ऑफ 1 स्टेट 1 वोट। तो थर्ड स्टेट ने कहा कि देखिए चाचा, अब ऐसा है कि अब आप अपने वोटिंग के सिस्टम को बदलिए। जहां अब आपके पास इतने सारे मेंबर हैं तो क्यों ना हर एक मेंबर एक वोट दे। हो सकता है कुछ आपके भी लोग हों जो हमारे सपोर्ट में आ जाएं। तो आप 1 स्टेट 1 वोट की जगह 1 मेंबर, हाँ सही तो बोल रहा था मैं, 1 स्टेट 1 वोट की जगह 1 मेंबर 1 वोट को आप चालू करिए यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ क्या माना फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और इस वजह से ये जो पूरी डिमांड्स थी वो डिमांड क्या हो गई, धरी की धरी रह गई। चलिए,
एक और चीज़ इस मीटिंग में खास थी कि ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें सारे लीडर्स आते थे, इस मीटिंग में थर्ड स्टेट के जो फार्मर्स थे, आर्टिस्ट थे और विमेन थे, इनको नहीं बुलाया जाता था। दे वेर नॉट अलाउड। तो याद रखना, स्टेट जनरल की मीटिंग में कौन कौन अलाउड नहीं थे? फार्मर्स, आर्टिस्ट एंड विमेन। कहाँ के? थर्ड स्टेट के। चलिए, द प्रपोजल ऑफ थर्ड स्टेट वाज डिक्लाइंड। प्रपोजल क्या था? यही प्रपोजल था। इस प्रपोजल को मना कर दिया गया। अब जब मना कर दिया गया कि भाई तुम्हारे बात नहीं मानेंगे, तो थर्ड स्टेट वाले संख्या में तो ज़्यादा थे ही, कर दिए प्रोटेस्ट। द थर्ड स्टेट प्रोटेस्टेड एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली ऑन 20 जून 1784। तो भाई साहब, ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, समझो इस चीज़ को। तीसरे स्टेट ने यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया, वॉकआउट कर गए, बोले कि भाड़ में जाए तुम्हारी मीटिंग, हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है जब अपने मन के हो गए हो। अब इन्होंने बोला कि हम अब अपने आप को पावर में लाएंगे, और ये लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं 20 जून 1784 को 1784 में, और बताते हैं कि हम लोग क्या हैं, हम लोग नेशनल असेंबली हैं, हम ही सबसे ऊपर हैं। अब इतने पे ही नहीं रुके, ये थोड़ा सा लग रहा है ना कि भाई अचानक से तुम कैसे बोल दिए कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन ऐसा ही हुआ था। दे गैदर्ड इन एन इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम समझते हो ना, आउटडोर स्टेडियम जहाँ धूप आती है, बंद खुला रहता है, और इंडोर स्टेडियम मतलब जो मैदान अंदर हुआ, जैसे बॉक्सिंग का मैदान, टेबल टेनिस का मैदान, टेनिस का मैदान, बैडमिंटन का मैदान, ये मतलब समझ लो जो अंदर होता है, ठीक है। अब देखो, ये लोग इंडोर स्टेडियम में इकट्ठे हुए एंड डिसाइडेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्रीज द पावर ऑफ द किंग। भाई चलो, एक पल को तुम अलग हो गए थर्ड स्टेट वाले, मान लिया। तुमने एक पल को खुद को बोला कि हम नेशनल असेंबली हैं, चलो मान लिया। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि भाई हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखेंगे, बिना कॉन्स्टिट्यूशन लिखे यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ना थर्ड स्टेट वालों की। और मैंने क्या बोला था कि थर्ड स्टेट वाले बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, रेवोल्यूशन इन्होंने ही किया था। और इनको कौन इन्फ्लुएंस किया था? फिलोसोफर्स इन्फ्लुएंस करते थे, तो फिलोसोफर्स की बातों में दम था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो भाई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात बोली, तो कौन इनके लीडर्स थे जिस वजह से इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिस्कस किया। आइए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग लीडर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दो लीडर्स थे, एक मिराबियो और दूसरा एबेसियस, ठीक। ये मिराबियो जो भाई साहब थे, ये नोबल कैटेगरी के थे, यानी जो सेकंड स्टेट था नोबेल मैन का, ये वहाँ के थे। बॉर्न इन सेकंड स्टेट, वाज अ गुड स्पीकर। अब ऐसा माना जाता है कि मिराबियो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीकर थे और इनकी बातों से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते थे, तो इसीलिए इनको लीडर चुना गया था। अब जो हमारे दूसरे लीडर थे भाई साहब एबेसियस, यहाँ प्रीस्ट थे, इनको शामिल करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि ये बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत जानकार थे, अच्छी एडवाइसेस देते थे और अच्छा सोचते थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, रोट अ बुक, जिसका नाम क्या था? व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। यानी थर्ड स्टेट के बारे में जिसने पूरी किताब ही लिख दी हो, उससे बढ़िया लीडर कौन ही हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दो लोग को लीडर बना दिया गया, एक मिराबियो, एक एबेसियस। अब चलते हैं हम वापस से 14 जुलाई 1789 की बात को। जब मई में इन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग से ये लोग निकले थे, उसके बाद वो 20 जून 1789 को ये लोग इकट्ठे हो गए, और उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम चल रहा था, ये मिराबियो एबेसियस ये लीडर थे, तो भाई उस टाइम पे अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग कहानियाँ बना रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया जब लोगों को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे हक के लिए लिखा जा रहा है, थर्ड स्टेट वालों को, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मन में इसके लिए गुस्सा था, तो वो लोग आए दिन इसकी मतलब बयानबाजी करते रहते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर 14 जुलाई 1789 जिस दिन की बात हमने पहले की थी, उस दिन क्या हुआ? मौसम सबसे पहली चीज़ बड़ा ख़राब था। दूसरी चीज़ आपको याद होगी, बेस्टाइल को तोड़ दिया था इन्होंने, जो वहाँ से लोग आए थे, पीछे पड़ा आपको, बेस्टाइल जेल को तोड़ के कैदियों को रिहा। प्रोटेस्ट का रीज़न तो आप सबको मालूम है, हमने पीछे ही डिस्कस किया है कि क्रॉप्स डैमेज हो गए थे, ब्रेड प्राइसेस हाई थे, और तमाम तरह के रीजन हैं जो थर्ड स्टेट की बात नहीं सुनी गई थी, वो सारी चीज़ें थी। तो लोग प्रोटेस्ट करने कहाँ आ गए थे? रोड पे। अब भाई साहब मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि क्या हुआ था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले कभी कभी धमकी भी देते थे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनकी बात नहीं चलने देंगे। तो किसी ने र्यूमर फैला दिया कि ये जो लोग निकले हैं ना, उनको मालूम नहीं कि कौन लोग हैं, किसी ने र्यूमर फैला दिया कि ये जो लोग रोड पे निकले हैं वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों ने भेजे हैं फार्मर्स की फसलें बर्बाद करने के लिए। तो देखिएगा, र्यूमर्स स्प्रेड दैट पीपल आर कमिंग टू डिस्ट्रॉय फार्मर्स प्रोड्यूस।
अब भाई कोई भी किसान सुनेगा कि मेरी फसल को बर्बाद करने कोई आ रहा है तो शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो फार्मर्स अटैक्ड नोबल मैन विथ ब्लेड्स एंड वेपन्स एंड बर्न देयर हाउसेज। अब फार्मर सारे जोश में आ गए, गुस्से में आ गए, और जितने नोबल मैन थे सबके घर पे कर दिया अटैक और उनके घर वर जला दिए, जितने इंपॉर्टेंट पेपर वगैरह थे सब जला दिए। अब नोबल मैन घर छोड़ के भागने लगे, कुछ लोग तो देश छोड़ के ही भागने लगे। चलिए, अब मैक्सिमम नोबिलिटी फ्लड फ्रॉम दी स्टेट, जैसा मैंने बताया भाग गए कहाँ से? स्टेट से। एंड लुइस 16 सरेंडर्ड, और सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि जो हमारे राजा जी थे लुइस 16 उनको भी सरेंडर करना पड़ा। अब 14 जुलाई से बात आगे बढ़ के कहाँ पहुँच गई? 4 अगस्त 1789। इस दिन क्या हुआ? फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसमें पहला क्या था? प्रिविलेजेस वेयर एंडेड। किसके? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के। उनको जो भी प्रिविलेज मिले थे, यानी जो भी जन्म से ही चीज़ें मिली हुई थी, अधिकार, वो उनको ख़त्म किया गया। दूसरी चीज़, द पावर ऑफ द किंग वर लिमिटेड। राजा के पावर्स को लिमिट कर दिया गया, कम कर दिया गया। राजा को हटाया नहीं गया, राजा के पावर्स को कम कर दिया गया। यानी कि थ्रोन अभी भी है, राजा की सीट अभी भी है, बट क्या है? राजा के पावर्स को लिमिट कर दिया गया है। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन टुक प्लेस, यानी पहले और दूसरे स्टेट के पास पहले सारी ज़मीन थी, याद है आपको? तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ज़मीन लेके ज़मीन किसको दे दिया गया? फार्मर्स पे बांट दिया गया, यानी थर्ड स्टेट में दे दिया गया। टिथस, जो डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था ना, वो भी एंड हो चुका था। तो 4 अगस्त 1789 को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था वो इम्प्लीमेंट कब हुआ और उसके इम्प्लीमेंट होने से क्या चीज़ें बदली वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चा लोग, अब क्या था कि फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका था। नाउ फ्रांस टर्न फ्रॉम मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी आपको याद होगा फ्रांस पहले मोनार्की हुआ करता था लुइस 16 के राज में, लेकिन अभी भी मोनार्की है, क्योंकि किंग को हमने क्या बोला है? किंग की पावर्स लिमिट की हैं, उसको हटाया नहीं है। बट कैसा मोनार्की है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है इस मोनार्की का। इन 1791 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली इम्प्लीमेंटेड। 1791 में बोला गया कि भाई साहब अब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। दिस डिवाइडेड द गवर्नमेंट इन टू। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को 3 पार्ट में बांटा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। कौन बोलता था ये? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि किसने ये आइडिया दिया था कि गवर्नमेंट को डिवाइड करना चाहिए था, गवर्नमेंट के पावर्स डिवाइडेड होने चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे इस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को नहीं जानते हैं, भैया बहुत बकलोल हो तुम, ये 6th क्लास में जानना था। खैर नहीं जानते हो तो बता दूं, लेजिस्लेचर बनाती है लॉज, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशियरी उनको पकड़ के डंडा मारती है जो उस लॉज का पालन नहीं करती। अब आपको याद होगा कि फ्रांस में पॉपुलेशन बढ़ गई थी, 28 मिलियन हो गई थी, है ना? तो फ्रॉम 28 मिलियन पॉपुलेशन ओनली 4 मिलियन कैन वोट। इधर मत देखना, अभी यहाँ देखना। तो इस 28 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन लोग ही वोट कर सकते थे। अब ये 4 मिलियन लोग मिलके इलेक्ट करते थे 50,000 इलेक्टर्स को। ठीक है, अब उसके बाद ये 50,000 इलेक्टर्स जो हैं ये इलेक्ट करते थे 745 यानी 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। उसके बाद ये जो 745 नेशनल असेंबली के आपके मेंबर्स होते थे, ये अंत में जाके कीप कंट्रोल और किंग के ऊपर कंट्रोल रखते थे ये 745 मेंबर। चूँकि किंग के पास क्या था? वीटो पावर था। वीटो पावर क्या होता है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं मालूम है तो इसकी चर्चा हम आगे करने ही वाले हैं। ठीक है, अभी लेकिन इस पर पॉज रखना है। अब देखो, मैंने यहाँ क्या बताया कि 28 मिलियन में से 4 मिलियन वोट कर सकते थे। 4 मिलियन मिल के कितनों को चुनते थे? 50,000 को। वो क्या कहलाते थे? इलेक्टर। ये इलेक्टर मिल के कितनों को चुनते थे? 745 को। वो क्या कहलाते थे? नेशनल असेंबली के मेंबर। अब ये नेशनल असेंबली के मेंबर्स का काम क्या होता था? राजा पे कंट्रोल रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन वोट कर रहे हैं, तो भाई साहब बहुत ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं, यानी तकरीबन 24 मिलियन लोग वोट नहीं कर रहे हैं ना। तो जो लोग वोट कर रहे हैं, वोटिंग पॉपुलेशन को कहा जाता था एक्टिव सिटीजन, और जो लोग वोट नहीं कर सकते थे, नॉन वोटिंग पॉपुलेशन को कहा जाता था पैसिव सिटीजन। अब देखिए, एक्टिव सिटीजन मस्ट, एक्टिव सिटीजन कौन होते थे? वो लोग। क्राइटेरिया क्या था आपको एक्टिव सिटीजन बनने का? पहला, मस्ट बी मेल, आपको लड़का होना जरूरी है। अगर लड़की हैं, औरत हैं, तो आप एक्टिव सिटीजन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, पे टैक्सेस इक्वल टू दी 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, यानी कि एटलीस्ट आपको कोई मजदूर 3 दिन में जितना कमाता है उतना आपको टैक्स भरना होगा, तभी जाके आप वोट देने के काबिल हो सकते हैं, आप एक एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड बेसिक राइट्स टू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक राइट्स सबको दी। आपको पता है बेसिक राइट्स क्या क्या होती है, वही सब, राइट टू स्पीच, लाइफ, इक्वलिटी वगैरह, ये सबको दी गई। और राजा जी अपने जो थे, जिनके पास वीटो पावर है, अब उनकी तो मजबूरी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करना, तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया। लेकिन लुई 16 साइन द कॉन्स्टिट्यूशन बट। तो बेटा इसी बट के साथ इस लेक्चर को आज मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे कल फिर मैं मिलूँगा इस लेक्चर का कंटिन्यूएशन लेके। बीच में थोड़ा गैप हो गया था वीडियोस में, बट अब गैप नहीं होने वाला है। थोड़ा मैं बीच में थोड़ा कुछ चीज़ों से परेशान था, बट कोई नहीं, वीडियोस मैंने उसमें ही बनाया ही आपके लिए, वो जो एग्ज़ाम पैटर्न बदला है 10th वाला। खैर ठीक है, बेकार की बातें नहीं करते हैं यहाँ पे। ये बट के आगे ऐसा है कि राजा ने साइन तो कर दिया, लेकिन राजा के मूड में अभी भी कुछ तिकड़म चल रहा था। तो वो तिकड़म क्या था ये जानेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग।